Today we discuss about polarization by reflection and Brewster's law। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइट के पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस की और ये भी हमने डिस्कस किया कि पोलराइज लाइट को ऑप्शन करने के लिए पोलराइजर का यूज किया जाता है, यानी कि अनपोलराइज लाइट के पाथ में अगर पोलराइजर रख दिया जाता है तो हमें पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। लेकिन पोलराइज लाइट एक्वायर करने के लिए एक दूसरा तरीका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का भी है, यानी कि लाइट मोस्टली एयर में से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में यानी कि वाटर या ग्लास पर इंसिडेंट होती है, तो अब जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो किसी स्पेशल केस में पोलराइज भी हो सकती है, यानी कि पोलराइज लाइट ऑप्शन करने के लिए हम रिफ्लेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। आइए अब आज हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लाइट के जो पोलराइज लाइट के कंपोनेंट होते हैं उसको डिनोट करने के बारे में बात कर लेते हैं। हम अनपोलराइज लाइट को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे सारे कंपोनेंट्स सभी रेंडमली डायरेक्शन में होते हैं जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा भी हम सिंबल यूज करते हैं। और एक दूसरा अल्टरनेटिव वे ये है, हम ऐसे भी ये अगर लाइट की प्रोपोगेशन डायरेक्शन है तो ये जो ये यहाँ प्लेन ऑफ पेज है उसके ये पैरेलल कंपोनेंट ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि डॉट मीन्स ये ऐसे कंपोनेंट जो प्लेन ऑफ पेज से आउटवर्ड इनवर्ड और नॉर्मल ऑसिलेशन करता हो और ये प्लेन ऑफ पेज के पैरेलल हो, ऐसे कंपोनेंट को एरो से डिनोट किया जाता है। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है यानी एरो, उसे पाई कंपोनेंट बोला जाता है। और ये जो डॉट वाला कंपोनेंट है जो प्लेन ऑफ पेज से परपेंडिकुलर, उसे सिग्मा कंपोनेंट बोला जाता है। आइए अब हम यहाँ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में ये डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने दो मीडियम लिया है। ये पहला मीडियम है एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और दूसरा मीडियम किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए यानी कि वाटर और ग्लास, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। हम जानते हैं ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, यानी कि N1 से N2 ग्रेटर होगा। और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है जिसे मैंने Mn से डिनोट किया है। और ये पॉइंट पर रे इंसिडेंट होता है, ये B पॉइंट पर AB इंसिडेंट रे है और ये B पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। ये नॉर्मल है QP, ये नॉर्मल है। हम जानते हैं कि जब रे ओब्लिकली इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्रैक्टेड हो जाता है, उसका कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होकर रिफ्रैक्टेड हो जाएगा और कुछ पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यहाँ मैंने रिफ्रैक्टेड रे बताया है BD रिफ्रैक्टेड रे है। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल उसे हम R से डिनोट कर देते हैं, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल उसे I से डिनोट कर देते हैं। I यहाँ N1 लेस देन N2 है, इसलिए I ग्रेटर देन R होगा। ये तो हम रे ऑप्टिक्स से जानते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ अकॉर्डिंग I ही होगा, उसे मैं I से डिनोट करता हूँ। ये इंसिडेंट रे है AB, ये इंसिडेंट एंगल I, ये रिफ्लेक्टेड रे BC, ये रिफ्लेक्टेड एंगल I, और ये रिफ्रैक्टेड रे BD R। हम जानते हैं कि जब रे AB इंसिडेंट होता है तो वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो जाता है और पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यहाँ ऐसा देखा गया है कि जो रे रिफ्रैक्टेड हो जाता है वो तो ऑलवेज अनपोलराइज्ड ही होता है, लेकिन किसी स्पेशल केस में हमें जो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वो कभी पार्शियली पोलराइज भी मिलता है,
कभी अनपोलराइज भी मिलता है और वो कभी टोटली पोलराइज भी होता है। ऐसा परहैप्स शायद अप्रॉक्स 1808-1809 में मेलस ने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट इंसिडेंट किसी खास एंगल पर इंसिडेंट होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तब ये लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये खास एंगल अगर आए हो तो उसी खास एंगल के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे BC कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाता है। और ऐसे केस में जो इंसिडेंट एंगल I है उसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। यानी कि ऐसा एंगल I की ऐसी वैल्यू कि इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे BC कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है। और ऐसे केस में ये I में एंगल ऑफ पोलराइजेशन को θP से डिनोट करता हूँ। और हम यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल I की कुछ खास वैल्यू है, उसके लिए ये रे BC कम्प्लीटली पोलराइज हो गया है, इसलिए ये I की वैल्यू θP के इक्वल होगी। θP मीन्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल IP θP होगा। और ऐसे केस में हमें जो रिफ्लेक्टेड रे मिलता है BC वो कम्प्लीटली पोलराइज होता है। और यहाँ एक खास बात यह भी नोट करनी चाहिए कि ये इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 डिग्री या 90 डिग्री होगा तो उसका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, लेकिन हमें जो लाइट का रे मिलता है वो तो अनपोलराइज ही मिलता है। यानी कि ये इंसिडेंट एंगल I की खास वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। और ये खास वैल्यू के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे BC कम्प्लीटली पोलराइज मिलता है। और ऐसे केस में हम I को θP यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। और बाद में ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट का ये रे कम्प्लीटली पोलराइज हमें मिलता है, उसी केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये एंगल जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। यानी कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल अगर ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल अगर पोलराइजिंग एंगल हो, यानी कि ये रे BC कम्प्लीटली पोलराइज बन गया हो, तो ब्रूस्टर ने बताया कि रिफ्लेक्टेड रे यानी कि BC और रिफ्रैक्टेड रे यानी कि BD, उनके बीच में जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और उन पर से एक लॉ डिराइव किया जाता है, उसे ब्रूस्टर लॉ बोला जाता है। पहले तो हमें यहाँ जो इंसिडेंट रे में ये कंपोनेंट लिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अनपोलराइज लाइट है AB जो इंसिडेंट हुई है, उसमें दोनों कंपोनेंट है, सिग्मा कंपोनेंट जो प्लेन ऑफ पेज से परपेंडिकुलर है और पाई कंपोनेंट जो प्लेन ऑफ पेज से पैरेलल है। लेकिन अगर ये एंगल I की खास वैल्यू हो यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन θP, तो ऐसे केस में देखा गया है कि सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट ही रिफ्लेक्टेड होते हैं, और वो भी सिर्फ 15%, यानी कि थोड़े से सिग्मा कंपोनेंट यहाँ मिलते हैं हमें रे BC में। और सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट होने की वजह से ये कम्प्लीटली पोलराइज प्लेन पोलराइज होता है। और अप्रॉक्स 85% सिग्मा कंपोनेंट और सारा का सारा 100% पाई कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे तो ऑलवेज अनपोलराइज ही रहता है, लेकिन एंगल ऑफ पोलराइजेशन के केस में ये रे BC सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट ही यहाँ रिफ्लेक्ट होता है और ये प्लेन पोलराइज बन जाता है। और ऐसे केस में ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया कि ये रिफ्लेक्टेड रे BC और रिफ्रैक्टेड रे BD के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। आइए अब हम ये डेरिवेशन करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ जो ये सारे का सारा एंगल है, ये सारे का सारा एंगल वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री में ये हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन आएगा θP प्लस ये ब्रूस्टर ने कहा कि ये एंगल 90 डिग्री होता है θP के केस में। मैं पहला यहाँ I लिखता हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस ये एंगल 90 डिग्री प्लस
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये 90 डिग्री हो, ये ब्रूस्टर ने कहा, तो ऐसे केस में ये आई एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है, और ये BC प्लेन पोलराइज रे होता है। यानी कि 180 इज इक्वल टू थीटा P प्लस 90 प्लस आर, यानी कि मैं थीटा P प्लस आर ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, यानी कि आर इज इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा P। ये आर इज इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा P। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम ये पॉइंट B पर जो रे इंसिडेंट होता है उस पर स्नेल्स का लॉ अप्लाई करते हैं, यानी कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। यहाँ N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। N1 साइन आई, ये स्पेशल केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी कि थीटा P होगी, यानी कि I इज इक्वल टू थीटा P। इसलिए मैं लिखता हूँ ये थीटा P इज इक्वल टू N2 साइन R। हम जानते हैं ये यहाँ से हमने रिजल्ट में डिराइव किया, ये R इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा P। इसलिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ N1 साइन थीटा P इज इक्वल टू N2 साइन, मैं R की वैल्यू 90 माइनस थीटा P पुट कर देता हूँ, 90 माइनस थीटा P। हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा N1 साइन थीटा P इज इक्वल टू N2 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा P, यानी कि फाइनली हमें मिलेगा साइन थीटा P इज अपॉन कोस थीटा P इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये साइन थीटा P अपॉन कोस थीटा P इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 को हम N21 ऐसे भी लिख सकते हैं। N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कि टेन थीटा P इज इक्वल टू N21, यानी कि N21 इज इक्वल टू, यानी कि N21 इज इक्वल टू टेन थीटा P। ये ब्रूस्टर्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये लॉ में कहता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है, ऐसे केस में पोलराइजिंग एंगल के टेंजेंट की वैल्यू ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है।